हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 4, 5 और 6 जो है वो कवर करेंगे, जिसके अंदर आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। सो किसी बिज़नेस को जब स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग। ठीक है, एक कहावत जो है वो कही जाती है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। ठीक है, तो जितना अच्छा प्लान होगा उतना ही हम अच्छा जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में, उतना ही हम अच्छा जो है वो अपने बिज़नेस को जो है वो स्मूथली उतना स्मूथली बेसिकली हम रन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग के ऊपर इसलिए होता तो कॉस्टली है। देखिए, अगर हम प्लानिंग का वो देखते हैं, पूरा जो फंक्शन रहेगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉस्टली रहता है। बट अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आपका रिस्क भी कम हो जाएगा बिज़नेस के अंदर। ठीक है, आपके जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जितने आपके पुराने एक्सपीरियंसेस हैं किसी और कंपनी का, सेम इंडस्ट्री में अगर आपने देखा है, तो उन सब एक्सपीरियंस को आप जो है वो यूज़ करके अपने प्लान के अंदर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, बट वहीं पर अगर इसके हम ये फ़ायदे जैसे हमने देखे, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी रहेंगी। जैसे कि अगर हमने पहले कोई प्लान बना दिया तो हम अगर उस प्लान के ऊपर रिजिड रहें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम उतना ज़्यादा इनोवेटिव नहीं हो पाएंगे, क्रिएटिविटी हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, और टाइम और कॉस्ट जो मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, और अगर प्लान को हम फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस हमें गारंटेड मिलेगी ही मिलेगी। तो हम प्लानिंग के प्रोसेस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमने ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। सेकंड इज़ डेवलपिंग प्रेमिसेस, यानी कि एक हमने जिस जगह पे हमने काम करना है वो डेवलप करना। सेकंड इज़ आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, यानी कि जितने ऑप्शंस हमारे पास हैं उनको हमने इवेल्युएट करना, फिर उसके बाद एक उसमें से एक ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना और उसके बाद फिर फॉलो अप करते रहना। ठीक है, तो ये कॉन्टीन्यूस जो है वो प्रोसेस रहता है प्लानिंग। टाइप ऑफ प्लान जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर टॉपिक बन जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, जिसके अंदर आपके सिंगल यूज़ प्लान भी आते हैं और स्टैंडिंग प्लान भी आते हैं। सिंगल यूज़ प्लान आपके होंगे बजट, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट जो आप किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए जो है कर रहे हैं। वहीं पे अगर आपके जो स्टैंडिंग प्लान है, जैसे पॉलिसी है, कोई प्रोसीजर है, मेथड है, रूल्स हैं, वो स्टैंडिंग है। ठीक है, यानी कि वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ये आपके चलते रहेंगे। पॉलिसी एक बार बना दी, पॉलिसी क्या है? पॉलिसी जो है वो आपकी जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, जो आपको डायरेक्शन दे रही हैं, तो वो पॉलिसी होगी। प्रोसीजर आपका क्या है कि जो हमारे रूटीन के स्टेप्स रहेंगे वो आपके प्रोसीजर हैं। मेथड क्या है? किसी काम को करने का जो तरीका है वो मेथड्स हो गए। रूल्स क्या हो गए? स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो हमें बताती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपका रूल हो गया। वहीं अगर हम बात करें सिंगल यूज़ प्लान में, तो उसके अंदर आपका आ जाएगा बजट, जो कि बजट क्या होगा कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर लगनी है, वो आपका होगा बजट। और अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं, ठीक है, तो प्रोग्राम क्या होगा कि किसी भी प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल स्टेटमेंट कि उस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, उसका हम बोल देते हैं प्रोग्राम। ठीक है, और लास्ट हमारा बचा दैट इज़ डन, है ना। तो टाइप ऑफ प्लान जो है हमारे इतने ही रहेंगे। तो ये आपका प्लानिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो प्लानिंग के बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जो चीज़ें अभी तक हमने पेन पेपर के ऊपर जो थी वो लिखी थी, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे हम जॉब्स को क्लैरिफाई करते हैं, अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेंगे ताकि हम डिज़ायर्ड गोल तक पहुँच सकें, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहेंगे चैप्टर में, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले काम को हमने जो है वो डिवाइड करना है डिवीजन के हिसाब से। ठीक है, मतलब उसके नेचर के हिसाब से डिवाइड करने के बाद उनके डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देनी है कि जो आपके काम होंगे सिर्फ सेल से रिलेटेड उनको एक साइड पे रख देंगे, परचेज़ के अलग रख देंगे। देन आपका जो मार्केटिंग से रिलेटेड होंगे उसके अलग हम डिपार्टमेंट बना देंगे। थर्ड इज़ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। उन ड्यूटीज़ को जो है वो हमने असाइन कर देना है कि किस क्या 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 यहाँ पे ड्यूटीज़ रहेंगी। ठीक है, कितने यहाँ पे हमें एम्प्लॉयज़ की जो है वो रिक्वायरमेंट रहेगी, इस तरह से हम असाइनमेंट का ऑफ ड्यूटीज़ कर देंगे। उसके बाद एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कि कौन किसको जो है वो रिपोर्ट करेगा, कौन किसको, किस इंसान की कितनी अथॉरिटी रहेगी। तो इस तरह से हम एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बना देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं आगे, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आगे दो तरह से हम उसको रख सकते हैं। फर्स्ट इज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर, सेकंड इज़ डिविजनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। फंक्शनल स्ट्रक्चर आपका क्या होता है कि जब हम ग्रुपिंग करते हैं सिमिलर जॉब्स की, ठीक है, उनको एक हम डिपार्टमेंट के अंदर डाल देते हैं, तो वो होता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है,
जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि जैसे मार्केटिंग है वो हमने सारा एक के अंदर कर दिया, ह्यूमन रिसोर्स को एक में कर दिया, परचेजिंग डिपार्टमेंट को हमने अलग कर दिया, सेल्स को अलग कर दिया, मार्केटिंग को अलग कर दिया, इस तरह से फंक्शंस के बेसिस पे। सेकंड वन इज़ डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो एक से ज़्यादा कैटेगरीज़ के अंदर, कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट के अंदर डील कर रही है, जैसे हम टाटा की बात करते हैं, टाटा का नमक भी आता है, टाटा की गाड़ियाँ भी आती हैं, तो उन्होंने हर एक डिवीज़न को, जो टाटा का कमोडिटीज़ का है वो अलग से उन्होंने अपना एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन रखी हुई है, उसको डिवाइड किया हुआ है, और जो टाटा का अगर मोटर्स है उसको बिल्कुल सेपरेट एक अलग से चला रहे हैं, ठीक है। दोनों के मैनेजमेंट अलग है, तो उनमें आपस में कोई भी कन्फ्यूजन या ऐसा नहीं होएगा, सबका अपना अपना एक अथॉरिटी रहेगी, सबके अपने अपने वर्क रहेगा, वर्क टू डू रहेगा, है ना। तो किसी में कोई इशू इसके अंदर नहीं आता अगर इस तरह से हम चलते हैं तो, ठीक है। जैसे अब ये इसके अंदर देख रहे थे, तो इसमें पहले फंक्शन के हिसाब से डिवाइड था, फिर उसके बाद डिवीजन के हिसाब से, डिवीजन स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड था। तो इनका अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो वही है कि स्पेशलाइजेशन उसमें फंक्शन किया जाएगी, दूसरे के अंदर जो स्पेशलाइजेशन है वो काम किया जाती है, ठीक है। उसके बाद ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इन्होंने दिया हुआ है कंप्लीट। तो इससे हम आगे चलते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये बता देता हूँ आपको। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो रहेगी जहाँ पे आपको जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप हायरार्की के अंदर किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन पास कर रहे हैं, वो आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी। इनफॉर्मल होगी जहाँ पे आप ऑफिस जाते हैं, सपोज है ना, सभी एम्प्लॉयज़ ऑफिस आ रहे हैं, किसी का ह्यूमन कनेक्ट किसी से बन जाता है, वो आपस में बातचीत करते हैं, साथ में चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, है ना, खाना खाते हैं, लंच के लिए जाते हैं या वॉक के लिए जाते हैं। तो उस टाइम पे अगर किसी की बॉन्डिंग किसी के साथ भी बन जाती है और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसी भी तरह की वो बातचीत हो सकती है, वो होता है आपका इनफॉर्मल। इसके अंदर किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, वो अपनी मर्जी से ही ये सब चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है डेलीगेशन। डेलीगेशन होता है अकेला जो मैनेजर है वो सब चीज़ नहीं कर सकता, इसलिए वो उससे जो बिल्कुल सबॉर्डिनेट है उसका, ठीक है, बिल्कुल जो उससे नेक्स्ट सबॉर्डिनेट है, उसको जो है वो कुछ अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसके अंदर। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी कभी भी ट्रांसफरेबल नहीं होती। जो मैनेजर है वो आगे अथॉरिटी दे सकता है, पावर दे सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ड्यूटी जो है वो दे सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी हमेशा उसी की रहेगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि जब कोई डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है, अगर हम उसी को डेलीगेट कर दें, ठीक है। डेलीगेट मतलब इसके सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दो टर्म्स होती हैं। सेंट्रलाइजेशन के अंदर सारी जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो एक जो मैनेजर्स हैं या टॉप मैनेजमेंट है उसके पास रहेगी। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर नीचे तक जो है वो आ जाती है सभी लेवल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये आपकी एक पॉलिसी के तहत चलती है, और जो डेलीगेशन है वो आपकी किसी एक पर्टिकुलर जो आपका नेक्स्ट सबऑर्डिनेट है आप उसी को दे सकते हैं, आपके पास सिर्फ इतनी ही अथॉरिटी होती है, वो होता है डेलीगेशन, ठीक है। तो जो डेलीगेशन है वो आपका ज़रूरी होता है क्योंकि अकेला इंसान काम नहीं कर सकता, जबकि जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट चाहती है डिसेंट्रलाइजेशन या नहीं चाहती, क्योंकि अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगी तो कंट्रोल जो है वो आगे आपका बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब कंट्रोल जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो वो कम्प्लीटली लाइक मैनेजमेंट का ये डिसीजन रहता है कि डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए या सेंट्रलाइजेशन चाहिए। तो इसके साथ हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर जो है वो यहीं पे फिनिश हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इसे स्टेप रहता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रहता है, वो आ जाता है आपका स्टाफिंग। तो स्टाफिंग से वैसे हमें लगता है कि जैसे स्टाफिंग जो है वो इट कुड बी रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, है ना, कि अब जितने अभी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने पोजीशंस बनाई हैं उन पोजीशंस के ऊपर हमने मतलब एम्प्लॉयज़ को जो है वो रखना है, और कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी है। और स्टाफिंग से हमें पता भी ये लगता है कि स्टाफ को जो है वो लेके आना है, ठीक है। और स्टाफिंग का मतलब यही है, पुटिंग पीपल टू जॉब्स। नौकरी जो हमने वैकेंसी रखी है कि ये इंसान ये काम करेगा, ये उसकी अथॉरिटी रहेगी, ये उसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, वो सब हमने डिसाइड की है। अब वहाँ पे लोगों को हमने जो है वो सेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे 3 मेन जो है वो स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट इज़ रिक्रूटमेंट, जिसकी अभी हमने बात करी, सेकंड इज़ सिलेक्शन, एंड थर्ड वन इज़ ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये 3 के अंदर हम जो है इसको पढ़ते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट से। रिक्रूटमेंट 2 तरह से हो सकती है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो हमारे ऑलरेडी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं हम उन्हीं का ही ट्रांसफ़र कर दें या उनकी प्रमोशन करके जो है वो अपनी वैकेंसीज़ को फिल कर लें। लेकिन अगर एक नई उसकी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो इंटरनल जो है वो पॉसिबल होती ही नहीं है, तो एक्सटर्नल ही आपको करनी पड़ेगी। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट। एक्सटर्नल के अंदर मैं बात करता हूँ कि डायरेक्टली आपने, डायरेक्ट जो होती है वो बेसिक जो आपने देखा भी होगा किसी फैक्ट्री के बाहर जो है वो बोर्ड्स लगाए जाते हैं या ऐसे लगाया जाता है कि
यहाँ पे हमें हेल्पर या वर्कर की ज़रूरत है, शॉप्स के बाहर भी ऐसा लगा होता है, तो वो होती है आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सेकंड आपका आ जाता है कैजुअल कॉलर्स, डायरेक्टली कॉल आप कर रहे हैं जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें, और उसके बाद वहाँ से आपको जो है वो लीड्स मिलती हैं और उन्हें आप रिक्रूट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एडवर्टाइजमेंट, आपने कहीं पे एडवर्टाइजमेंट जो है वो लगवाई है। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आपने किसी कंपनी को हायर किया। नेक्स्ट आपका आता है प्लेसमेंट एजेंसी या फिर कंसल्टेंसी के थ्रू। उसके बाद आपकी कैंपस रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट आप कॉलेज के अंदर विजिट करते हैं, वहाँ से आपको कैंपस रिक्रूटमेंट आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक एम्प्लॉई का रिकमेंडेशन, जो ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको किसी को रिकमेंड करते हैं, तो वो भी एक्सटर्नल के अंदर ही काउंट होती हैं। फिर उसके बाद लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, अगर आपको बहुत लेबर चाहिए, कुछ चाहिए, डायरेक्टली आप उनको एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्टर आप हायर कर अपॉइंट करेंगे और उस कॉन्ट्रैक्ट एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप उनके थ्रू लेबर मंगवा लेंगे। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी, तो एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी है ये सबसे ज़्यादा महंगी एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। एडवर्टाइजिंग जो है वो सबसे ज़्यादा टीवी के ऊपर एडवर्टाइजिंग है। ये आपका क्वेश्चन भी बनता है कि जो सबसे एक्सपेंसिव है, तो दैट इज़ एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी, ठीक है। उसके बाद वेब पब्लिशिंग, तो ये आप इंटरनेट के ऊपर कोई सोशल मीडिया के ऊपर एड्स अपनी चलवा सकते हैं। रिक्रूटमेंट पार्ट जब खत्म होता है उसके बाद आता है सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के अंदर जो है वो पूरा एक प्रोसेस चलता है। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आप प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे, सिलेक्शन टेस्ट होंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, उसके अंदर पर्सनल टेस्ट हो सकता है किसी भी तरह का, जो भी एज़ पर जॉब रिक्वायरमेंट है। थर्ड आपका आ जाता है इंटरव्यू, आप लेंगे, इंटरव्यू के बाद बैकग्राउंड चेक होगा, ठीक है, वेरिफिकेशन आपकी रहती है। सिलेक्शन का डिसीजन होगा कि हमें इन्हें बैकग्राउंड चेक के बाद कि हाँ कर लेना है या एक्सेप्ट करना है कंपनी को या नहीं करना। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल फिटनेस आपकी बनती है। जॉब फिर हम ऑफ़र करेंगे, अगर जॉब सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बनाना पड़ता है, यानी कि ऑफ़र लेटर हम दे देते हैं। लास्ट उसके बाद हमारा आ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। ट्रेनिंग होता है इंक्रीज़ नॉलेज एंड स्किल, जो हमें जॉब को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए काम आएगी। डेवलपमेंट होता है लर्निंग एंड ग्रोथ ओवरऑल, ठीक है, यानी कि ओवरऑल जो ग्रोथ के अंदर हेल्प कर रही है वो आपकी आ जाती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो ऑन द जॉब भी होती हैं, ऑफ द जॉब भी होती हैं। ऑन द जॉब, जो जॉब के साथ साथ, जॉब तो अपनी चल ही रही है, उसके साथ में ही आपको ट्रेनिंग भी मिल जाए, वो होती है ऑन द जॉब। और ऑफ द जॉब होती है जब आपको जॉब से ब्रेक लेके तब आप कुछ भी चीज़ करें, जैसे क्लासरूम कोई ट्रेनिंग आपकी हुई, कोई केस स्टडी आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जॉब से हट के, सेम आपको वैसे ही चीज़ें दी जाएँ लेकिन किसी आर्टिफिशियल प्लेस पे, उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है। ये आपका कई बार जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर बात करें तो जॉब रोटेशन आ जाएगी, इंटर्नशिप आ जाएगी, कोचिंग आ जाएगी और अप्रेंटिसशिप आ जाएगी। तो ये मेन आपके रहते हैं इसके अंदर स्टाफिंग में।